तो हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। आपका पढ़ रहे थे माइटोसिस के बारे में, और माइटोसिस में क्या बताया कि माइटोसिस में कितने फेज होते हैं, याद करेंगे लास्ट क्लास को। माइटोसिस में 2 फेजों में बांट दिया गया है। कौन कौन सा फेज? एक को कहते हैं आई फेज और दूसरा होता है आपका एम फेज। आई फेज और एम फेज, सेल डिवीजन को 2 फेज में बांट दिया गया है, आई फेज और एम फेज। हमने पहले पढ़ लिया। आई फेज के बारे में बात किए थे। आई फेज को इंटरफेज के नाम से भी जानते हैं और इसे प्रेपरेटरी फेज के नाम से भी जानते हैं। यहाँ सेल डिवीजन का प्रेपरेशन हो रहा होता है, इसे रेस्टिंग स्टेज के नाम से भी जानते थे। यहाँ मेटाबॉलिक रेट हाई होता है या स्लो होता है? बहुत हाई होता है। यहाँ पे मेटाबॉलिक रेट बहुत सारा हाई होता है, बहुत सारे के एंजाइम, डीएनए, बहुत सारी चीजें बनती है यहाँ पर। तो देखते हैं, इसको पढ़ाने के लिए आई फेज को, इंटरफेज को डिवाइड कर दिया गया है 3 फेज में। कौन कौन से फेज है वो? G1 फेज, S फेज और G2 फेज। ये 3 फेज में बांटकर हम पढ़ेंगे। G1 फेज, S फेज और G2 फेज, ये 3 फेज है जिसमें आई फेज को बांट दिया गया, डिवाइड कर दिया गया है। तो आई फेज इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फेजेस नोन एज कौन कौन सा? G1, S और G2। स्टार्ट करें तो पहला पढ़ते हैं हम G1 फेज के बारे में। G1 का फुल फॉर्म है गैप 1 फेज। इस G1 का पूरा नाम क्या लिखेंगे? इसको देखो यहाँ पे लिखते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज गैप 1 फेज। तो G1 को गैप 1 फेज के नाम से भी जानते हैं। दूसरी बात, यहां पर ग्रोथ हो रही होती है, इसलिए इसे ग्रोथ फेज के नाम से भी जानते हैं, ग्रोथ 1 फेज के नाम से भी जानते हैं। सही आंसर है गैप 1 फेज, लेकिन ग्रोथ 1 भी बोल सकते हो आप, ग्रोथ 1 फेज भी बोल सकते हो, लेकिन राइट आंसर आपसे पूछे ये फुल फॉर्म ऑफ G1 तो गैप 1 होगा आंसर। इसे ग्रोथ 1 फेज के नाम से भी जानते हैं। ये फेज अलग अलग ऑर्गेनिज के लिए अलग अलग होता है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज के लिए देखा जाए तो सबसे लॉन्गेस्ट फेज भी कहलाता है। G1 फेज को लॉन्गेस्ट फेज भी बोलते हैं, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल डिवीजन। पूरे सेल डिवीजन का सबसे लंबा फेज कौन सा? सबसे ज्यादा सेल किस स्टेज में रहती है? सबसे ज्यादा टाइम तक इसी फेज में रहती है, इसलिए इसको लॉन्गेस्ट फेज के नाम से भी जानते हैं। आपका बात करा जाए कि लॉन्गेस्ट फेज है, इसमें क्या क्या घटनाएं होंगी, इसी घटनाओं को पढ़ते हैं। गैप 1, ग्रोथ 1 या लॉन्गेस्ट फेज जो है, इसमें कौन कौन से इवेंट्स होंगे, घटनाओं को एक एक करके पढ़ते हैं। पहली घटना, सोचना एक इवेंट होने वाला है G1 फेज में। सबसे पहली घटना G1 फेज में क्या होगी? तो पहली घटना होगी यहाँ पर बहुत सारे तरह के सेल ऑर्गेनल्स बनेंगे, सेल ऑर्गेनल्स बनेंगे। बहुत तरह के सेल ऑर्गेनल्स का फॉर्मेशन होता है। याद रखना G1 फेज में कई तरह के सेल ऑर्गेनल्स का फॉर्मेशन होता है, बहुत तरह के सेल ऑर्गेनल्स बनते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक गोल्गी बॉडी, वैक्यूल्स। इस तरह के सेल ऑर्गेनल्स की सिंथेसिस क्या होती है? सिंथेसिस ऑफ सेल ऑर्गेनल्स, सिंथेसिस एंड डुप्लीकेशन, सिंथेसिस होती है। बहुत तरह के सेल ऑर्गेनल्स बनते हैं कौन से स्टेज में? G1 फेज में। तो पहला इवेंट आपको मालूम चल गया, सिंथेसिस ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। बहुत तरह के सेल ऑर्गेनल्स यहां पर बनेंगे, सबसे पहला इवेंट है G1 फेज का। दूसरा इवेंट यहां पर क्या बनेगा? प्रोटीन, ऑल टाइप ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस अकर, ऑल टाइप ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। आपके बॉडी में जितने तक प्रोटीन बनते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस कहां किस स्टेज में होती है? सेल में प्रोटीन सिंथेसिस G1 फेज में होती है। तो सेल ऑर्गेनल्स यहां बनते हैं, पहला इवेंट। दूसरा, प्रोटीन बनता है आपका दूसरा इवेंट, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है G1 फेज में। घटना की तरह याद करिए कौन कौन सी घटना होगी। पहली घटना, सेल ऑर्गेनल्स बनेंगे। और कौन सी घटना होगी G1 में? आपके बहुत सारे तरह के प्रोटीन बनेंगे। प्रोटीन बनने के लिए क्या बनेगा? आरएनए बनेगा। तीसरा है आरएनए का फॉर्मेशन होता है, आरएनए सिंथेसिस यही होती है। आरएनए चाहे एमआरएनए हो, टीआरएनए हो, चाहे आरएनए हो, सभी तरह के आरएनए यहीं पर बनते हैं। तो ऑल टाइप ऑफ आरएनए सिंथेसिस, बहुत सारे तरह के आरएनए बनते हैं। मतलब सोचो, आरएनए यही बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, प्रोटीन से सेल ऑर्गेनल्स बनते हैं। यहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स बनना, प्रोटीन बनाना और आरएनए बनाना किसका काम है? G1 फेज का काम है। जब सेल G1 फेज होती है तो ये तीनों चीजें यहीं पर बनाती है वो।
और जब ये सब कुछ कर रही होती तो मेटाबॉलिक रेट स्लो होगी या हाई होगी? यहाँ पर मेटाबॉलिक रेट हाई होती, याद रखना मेटाबॉलिक रेट हाई होगी। ऑब्वियसली सी बात है, इतना सब बनाने में हाई होगी ना, मेटाबॉलिक रेट हाई, मेटाबॉलिक रेट वेरी हाई बल्कि बोल सकते हो, वेरी हाई, बहुत ज्यादा हाई होगी, बहुत ज्यादा मेटाबॉलिक रेट हाई होती है। जीवन फेज की घटनाओं को देख लेंगे, कौन कौन सी घटना पढ़े हम। जीवन फेज का पहला घटना सेल ऑर्गेनल सिंथेसिस, आरएनए सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस और मेटाबॉलिक रेट हाई बिकम हाई। ये सारी घटना देखने मिले, समझ आना आप जीवन फेज को पढ़ रहे हो, जिसका फुल फॉर्म है गैप वन फेज या ग्रोथ वन फेज, और सबसे लॉन्गेस्ट फेज है ये। इतने इवेंट्स होते हैं इसमें, जीवन फेज की घटनाएं। जीवन फेज खत्म हो गया आपका। अब हम बात करते हैं जीवन फेज के बाद कौन सा फेज आता है? एस फेज। एस फेज का पूरा नाम है सिंथेसिस फेज। एस फेज का पूरा नाम कोई पूछे, एस फेज का नाम है सिंथेसिस फेज के नाम से जानते हैं, सिंथेसिस फेज। यहां पर कुछ पक्का कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिंथेसाइज होती ही होगी, इसीलिए इसको सिंथेसिस फेज बोलते होंगे पक्का। यहां पर क्या बनता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी सेल के अंदर क्या है? डीएनए। सबसे मेन चीज है हमारा डीएनए। यहां पर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए सिंथेसिस होती है, डीएनए का रेप्लिकेशन या सिंथेसिस जो बोलो, तो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डबलिंग होती है, डीएनए डबल हो जाता है। यहां पर जितना भी डीएनए होगा उसका डबल हो जाएगा, कौन से स्टेज में? एस फेज में। एस फेज में डीएनए डबलिंग होती है, इसीलिए सिंथेसिस होती है डीएनए की, और इसीलिए इस फेज का नाम सिंथेसिस फेज रख दिया गया, क्योंकि यहाँ पे सबसे मेन चीज बन रही है, डीएनए की सिंथेसिस हो रही है। याद रखना सारे ऑर्गेनिज्म में सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन है? जीवन फेज। लेकिन ह्यूमन के केस में बात करें, ह्यूमन का लॉन्गेस्ट फेज कौन सा होता है? ह्यूमन सेल की बात करें अगर, ह्यूमन में लॉन्गेस्ट फेज कौन सा होता है? तो लॉन्गेस्ट फेज उसका एस फेज होता है। दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए जीवन फेज होता है लॉन्गेस्ट, लेकिन ह्यूमन में सबसे ज्यादा टाइम किस सेल की कौन सी स्टेज में रहती है? डीएनए के सिंथेसिस करने में, एस फेज में। तो ह्यूमन के केस में लॉन्गेस्ट फेज पूछा जाए तो एस फेज, और वैसे ह्यूमन न लगाए तो जीवन फेज। तो याद रखना ह्यूमन का लॉन्गेस्ट फेज कौन सा है? आपका एस फेज है। लॉन्गेस्ट फेज इन ह्यूमन। बात करेंगे तो सबसे मेन चीज समझ में आई, एस फेज का मतलब सिंथेसिस होगी। क्या बनेगा? डीएनए की सिंथेसिस होगी, सबसे मेन चीज डीएनए, इसलिए इस फेज को सिंथेसिस फेज के नाम से जानते हैं। याद रखना इस फेज में और भी कुछ बनता है, हाँ बनता है, डीएनए तो बनता है, डीएनए कपड़े भी बनते हैं। बताओ डीएनए के ऊपर कौन से कपड़े होते थे? पढ़ा चुके हैं अभी तक आपको। कौन सा प्रोटीन होता है डीएनए में? सारे प्रोटीन तो ऊपर बनते हैं, लेकिन डीएनए के साथ रहने वाला प्रोटीन यहां बनेगा। डीएनए के साथ कौन सा प्रोटीन रहता है? सबको पता है, हिस्टोन प्रोटीन। जिसको नहीं पता था बताओ, सबको पता था? हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस कहां होती है? हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस एस फेज में होती है। याद रखिएगा सारे प्रोटीन कहां बनते हैं? सारे प्रोटीन जीवन फेज में बनते हैं। ऑल टाइप ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस होती है जीवन फेज में, लेकिन हिस्टोन प्रोटीन ऐसा प्रोटीन है जो जीवन फेज में नहीं बनना चाहता। कहां बनता है? एस फेज में आकर बनता है। तो देखिएगा एस फेज में प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, कौन सी प्रोटीन की? हिस्टोन प्रोटीन की। हिस्टोन प्रोटीन एस फेज में बनेंगे, बाकी सारे प्रोटीन जीवन फेज में बनेंगे। इतनी सी बात याद रहेगी। तो जीवन फेज में बाकी सारे प्रोटीन, लेकिन हिस्टोन प्रोटीन बोला मैं डीएनए के साथ ही रहूंगा, तो यहां डीएनए बना, डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन भी बना। तो हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस एस फेज में। और आपको पढ़ा चुके सेल चैप्टर में पढ़ाए थे सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल्स पढ़ाए थे। तो सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल्स की बात करें, सेंट्रोसोम की बात करें या सेंट्रियोल्स की बात करें, प्लांट में जो होते थे, सिर्फ पढ़ा चुके हैं आपको सेल चैप्टर में। तो सेंट्रोसोम की सिंथेसिस कहां होती है? सेंट्रोसोम अपने नंबर कहां डुप्लीकेट करते हैं? रेप्लिकेशन कहां करते हैं? एस फेज में। तो सेंट्रोसोम रेप्लिकेशन, रेप्लिकेट कौन से फेज में सेंट्रोसोम रेप्लिकेट करते हैं? सेंट्रोसोम का रेप्लिकेशन एस फेज में ही होता है। एस फेज में सेंट्रोसोम भी डबल हो जाएंगे। तो सेंट्रोसोम का डबलिंग होगा, या कह सकते हो सेंट्रियोल्स का डबलिंग होगा। सेंट्रियोल से सेंट्रोसोम अपनी गिनती किस स्टेज में बढ़ाते हैं? वो बढ़ाते हैं एस फेज में। चलेगा? तो आपने समझ में आई जीवन फेज की घटनाएं और एस फेज की घटनाएं। रिपीट कर रहे हैं हम, बोले सेल माइटोसिस पढ़ा रहे हैं आपको, फिर से सुनना। माइटोसिस में दो स्टेज होते हैं, आई फेज, एम फेज। आई फेज को प्रिपरेशन कर रहा होता है और एम फेज में डिवाइड कर रहा होता है, तभी प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं हम।
प्रिपरेशन कितने तरह की करता है? 3 तरह की, G1 फेज में, S फेज में और G2 फेज में। G1 फेज में का फुल फॉर्म है गैप 1 फेज या ग्रोथ 1 फेज या लॉन्गेस्ट फेज। और G1 फेज में कौन कौन सी घटनाएं होंगी, इवेंट्स होंगे? आपका आरएनए बनेगा, वहां पर प्रोटीन बनेगा और सेल ऑर्गेनल्स बनेंगे। ऑल टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल्स, ऑल टाइप ऑफ प्रोटीन एंड ऑल टाइप ऑफ आरएनए सिंथेसिस आकर मेटाबॉलिक रेट बहुत ज्यादा हाई होगा। इतनी सी घटनाएं थी। एस फेज में कौन कौन से इवेंट हुए? एस फेज में सिंथेसिस फेज कहते हैं, क्योंकि यहां पर डीएनए की सिंथेसिस होती है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। डीएनए गिनती में डबल, आपका अमाउंट में डबल हो जाता है, अमाउंट डबल हो जाता है। अगर यहां पर डीएनए 2 mg रहा होगा, किसी डीएनए में, किसी सेल में डीएनए 2 μg रहा होगा, यहां पर G1 फेज में अगर हम बात करें, कोई सेल G1 फेज में है और उसमें 2 μg डीएनए है, और वो G2 फेज में जब पहुंचेगी तो उसमें कितना डीएनए होगा? 4 μg हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्यों डबल हो गया? क्योंकि बीच में एस फेज आई और एस फेज डीएनए को डबल कर देती है, तो एस फेज में डीएनए डबल हो जाता है। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर एक सेल में 2 मिलीग्राम या 2 μg आपके डीएनए है G1 फेज में, तो G2 फेज में कितना होगा? G2 फेज में G1 से G2 आने के बीच में रास्ते में क्या पड़ेगा? S फेज, और S फेज में डीएनए डबल हो जाएगा। 2 का 4 हो जाएगा, 4 का 8 हो जाएगा, 8 का 16 हो जाएगा, जितना होगा उसका डबल हो जाता है। तो डबलिंग ऑफ डीएनए होता है, यहां पर डीएनए का डबल हो जाता है, क्रोमोसोम का अमाउंट डबल होता है, नंबर सेम रहता है, याद रखिएगा। नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं। अगर क्रोमोसोम का डायग्राम बनाए, बता चुके हैं आपको, ये कितने क्रोमोसोम है बच्चा? 1 या 2? 1 क्रोमोसोम है। और अब आपसे पूछे, अब ये कितने क्रोमोसोम हो गए? 1 या 2? ये 1 क्रोमोसोम था, ये कितने हैं? ये भी 1 है। बता चुके थे, आपको पहले पढ़ा चुके हैं, ये भी 1 क्रोमोसोम है, ये भी 1 क्रोमोसोम है। लेकिन यहां पर डीएनए का अमाउंट जितना भी होगा उसका डबल हो गया, यहां पर डबलिंग हो गया, लेकिन गिनती में सेम होंगे। 46 क्रोमोसोम यहां भी थे ह्यूमन की बॉडी में, यहां भी 46 ही क्रोमोसोम रहेंगे, लेकिन यहां पर डीएनए जो था वो आपका ऐसा 1 क्रोमेटिन वाला था, यहां से डीएनए 2 क्रोमेटिन वाला हो जाएगा। The amount of DNA will be double, but the number of chromosome will be same. Number of chromosome same रहेगा। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये लाइन याद रखिएगा। इस फेज में क्या होता है? ओनली अमाउंट डबल होता है। अगर कोई 40 किलो का लड़का था तो 80 किलो का हो जाएगा, लेकिन पहले भी एक लड़का था, अब भी एक ही लड़का रहेगा। लड़का मोटा हुआ है, गिनती में नहीं बढ़ा है, तो याद रखना अमाउंट ऑफ डीएनए या क्रोमोसोम, जो कहते हो आप, डीएनए बोलो या क्रोमोसोम बोलो, क्रोमोसोम बिकम डबल। अमाउंट डबल हो जाएगा, बट नंबर विल बी सेम, बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी सेम। क्रोमोसोम की गिनती नहीं बदलेगी, क्रोमोसोम की गिनती सेम रहेगी, नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी सेम। ये लाइन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सिर्फ अमाउंट बढ़ेगा, किसका अमाउंट बढ़ेगा? डीएनए का अमाउंट बढ़ेगा, डबल हो जाएगा। क्रोमोसोम का अमाउंट डबल हो जाएगा, गिनती सेम रहेगी। 46 क्रोमोसोम अगर ह्यूमन में होते थे, 46 ही होंगे। एस फेज में भी गिनती नहीं बढ़ेगी, बस डीएनए ऐसा था क्रोमोसोम पहले, अब क्रोमोसोम ऐसा हो गया। ये भी 1 क्रोमोसोम, ये भी 1 क्रोमोसोम, लेकिन डबल हो गया अमाउंट में। तो एस फेज की घटनाएं, डीएनए की सिंथेसिस, हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस और सेंट्रोसोम बनता है। यहां पर सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल्स जो पढ़ाए थे आपको। ह्यूमन के केस में सबसे बड़ा फेज एस फेज, बाकी ऑर्गेनिज के लिए G1 फेज। अब तीसरे फेज की बात करते हैं, G2 फेज के नाम से जानते हैं। तीसरे फेज को बोलते हैं G2 फेज। अब G2 फेज के बारे में पढ़ लेते हैं। G2 फेज को गैप 2 फेज के नाम से भी जानते हैं। तो G2 फेज का दूसरा नाम क्या है? गैप 2 फेज। तो G2 फेज को गैप 2 फेज के नाम से भी जानते हैं, या ग्रोथ 2 फेज के नाम से भी जानते हैं। ग्रोथ 2 फेज, गैप 2 फेज या ग्रोथ 2 फेज। सही क्या है? गैप 2 सही आंसर है। तो फुल फॉर्म है गैप 2 फेज। इस फेज में क्या होता है? इस फेज में आपका ध्यान समझना, ये सिंथेसिस फेज कौन सी है? एस फेज को सिंथेसिस फेज कहते हैं। एस फेज के पहले आने वाली फेज को प्री सिंथेसिस फेज बोलेंगे, और इसके बाद आने वाली फेज को पोस्ट सिंथेसिस फेज बोलेंगे। याद रखना,
एस फेज से पहले जो कोई आएगा, जैसे मेरा घर यहां पर है तो बोलेंगे इसके पहले आने वाला, तो पहले आने वाला घर, बाद में आने वाला, ऐसा होता है ना। इसलिए जीवन फेज का दूसरा नाम क्या है? प्री सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज से पहले आने वाले फेज को क्या कहते हैं? जीवन फेज। तो जीवन फेज का दूसरा नाम मालूम चल गया आपको, प्री सिंथेसिस फेज बोले मतलब जीवन फेज, सिंथेसिस फेज बोले मतलब एस फेज। और अगर आपको बोले पोस्ट सिंथेसिस फेज, POST, पोस्ट सिंथेसिस फेज, तो मतलब आप समझ जाना कौन से फेज की हम बात कर रहे हैं। पोस्ट सिंथेसिस फेज मतलब G2 फेज की बात कर रहे हैं। प्री सिंथेसिस, पोस्ट सिंथेसिस फेज, ये वर्ड आपको क्लियर हो गए। पोस्ट सिंथेसिस फेज बोले मतलब G2 फेज की बात करें। अगर स्पेलिंग नहीं दिख रही तो समझ जाना, नीचे लिखा हुआ पोस्ट सिंथेसिस फेज कट गया है, पोस्ट सिंथेसिस फेज लिखा है। सिंथेसिस फेज के बाद आने वाले फेज को पोस्ट सिंथेसिस फेज बोलते हैं। G2 फेज को ही पोस्ट सिंथेसिस फेज के नाम से जानते हैं। G2 फेज में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं? जो घटनाएं जीवन में किसी कारणवश कंप्लीट नहीं हो पाई, वो सारी चीज G2 में होगी। मतलब सारे तरह के सेल ऑर्गेनल्स कहां बनने थे? जीवन फेज में बनने चाहिए थे सारे तरह के सेल ऑर्गेनल्स, लेकिन जो सेल ऑर्गेनल्स रह गए किसी कारण से, उनका यहां पर होगा, वो यहां बनेंगे। सारे तरह के प्रोटीन कहां बनने थे? जीवन फेज में। यहां पर आपके सारे प्रोटीन जीवन फेज में बनते हैं। G2 फेज में सिर्फ एक प्रोटीन बनता है जिसका नाम है ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो यहां पर कौन सा प्रोटीन बनता है G2 फेज में? ट्यूबुलिन नाम का, TUBULIN, ट्यूबुलिन नाम का प्रोटीन बनता है। ट्यूबुलिन प्रोटीन यहां बनता है। सारे प्रोटीन जीवन में, हिस्टोन प्रोटीन एस फेज में, और ट्यूबुलिन नाम का प्रोटीन G2 फेज में बनता है। ट्यूबुलिन प्रोटीन का काम क्या है? स्पिंडल फाइबर बनाने के काम आएगा, आगे पढ़ाएंगे आपको स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर जो पढ़ाएंगे वो किससे बनते हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। और वो ट्यूबुलिन प्रोटीन कहां बनता है? G2 फेज में। तो G2 फेज का पहला काम ट्यूबुलिन प्रोटीन की सिंथेसिस करना, ट्यूबुलिन प्रोटीन सिंथेसिस चलेगा। पहला काम आपको मालूम चल गया, ट्यूबुलिन प्रोटीन की सिंथेसिस कर देगा। दूसरा काम इसको किस नाम से जानेंगे? पोस्ट सिंथेसिस फेज के नाम से जानेंगे। तीसरा काम, आगे जाकर क्या होने वाला है? अब G2 फेज के बाद कौन सा फेज आने वाला है? M फेज, डिविजनल फेज आने वाला है। मतलब आगे जाकर सेल डिवीजन होने वाला है। और सेल डिवीजन के लिए एनर्जी की जरूरत होती कि नहीं होती? हाँ होती है। और G2 फेज के बाद M फेज आएगा और सेल डिवीजन होगा, तो इसलिए यहां पर क्या होगा? सेल डिवीजन के लिए एनर्जी चाहिए होगी, इसलिए क्या करेगा? ये ATP को स्टोर करके रखेगा फ्यूचर के लिए। ATP का स्टोरेज करके रखता है। G2 फेज में क्या होता है? ATP की स्टोर होती है। क्यों एनर्जी स्टोर होती है? क्योंकि आगे जाकर उसकी जरूरत पड़ने वाली, तो यहीं से इकट्ठा करके रखता, बचा बचा के चलता है कि हमको आगे जरूरत पड़ने वाली है। G2 फेज में एनर्जी स्टोर होती है। G2 फेज के बाद कौन सा फेज आएगा? G2 फेज के बाद सीधे डिविजनल फेज आता है। मतलब इस पूरे फेज को, जीवन फेज को, एस फेज को, G2 फेज को, इस पूरे आई फेज को क्या कहते थे? प्रेपरेटरी फेज के नाम से जानते थे। प्रिपरेशन कर रहा है, इसीलिए इस फेज को फाइनल प्रिपरेटरी फेज बोलते हैं। सबसे लास्ट स्टेज है, इसके बाद सीधे एग्जाम देने जाना है, तो फाइनल वार तैयारी कर रहा है। फाइनल प्रिपरेटरी फेज के नाम से जानते हैं। फाइनल प्रिपरेटरी फेज किसे कहते हैं? कोई पूछे तो फाइनल प्रिपरेटरी फेज G2 फेज को कहते हैं, क्योंकि G2 फेज के बाद सीधे M फेज आने वाला है। तो हमने अभी तक आई फेज, यहां पर इंटर फेज आपका खत्म हो गया। इंटर फेज में कितने फेज पढ़ाए आपको? 3 फेज में बांटकर पढ़ाया, G1, S और G2। जीवन फेज में कौन कौन सी इवेंट पढ़ाए? पहला घटना, सारे RNA यहां बनते हैं, सारे तरह के RNA, mRNA, tRNA, RNA, सारे तरह का प्रोटीन यही बनता है, सारे तरह के सेल ऑर्गेनल्स यही बनते हैं। और यहां मेटाबॉलिक रेट बहुत ज्यादा हाई होता है। इसे गैप 1, ग्रोथ 1, लॉन्गेस्ट फेज और प्री सिंथेसिस फेज के नाम से भी जानते हैं। दूसरा फेज पढ़े, एस फेज। इस फेज में सिंथेसिस होती है किसकी? डीएनए की, इसलिए से सिंथेसिस फेज कहते हैं। लॉन्गेस्ट फेज है ह्यूमन के केस में। और डीएनए के साथ साथ एक प्रोटीन बनता है जिसे बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन, यहां पे बनता है। और यहीं पर सेंट्रोसोम डुप्लीकेट होते हैं। यहां डीएनए डबल होता है, डीएनए का अमाउंट डबल होता है, क्रोमोसोम का नंबर लेकिन सेम रहता है। तो आपसे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं कि अगर आपके जीवन फेज में अगर 1 नैनोग्राम डीएनए था सेल में, तो G2 फेज में कितना होगा? तो डबल कर दोगे सीधे, 1 का 2 हो जाएगा।
लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर G1 फेज में 23 थे तो G2 फेज में कितने होंगे? नंबर ऑफ क्रोमोसोम में कोई चेंज नहीं आएगा, वहीं के वहीं रहेंगे, 23 का 23 ही रहेगा। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम नेवर चेंज, ओनली द अमाउंट ऑफ डीएनए विल बी डबल। G2 फेज को गैप 2 फेज, ग्रोथ 2 फेज या पोस्ट सिंथेसिस फेज के नाम से जानते हैं। यहाँ पर ट्यूबुलिन प्रोटीन बनता है, एटीपी का स्टोरेज होता है और इसे फाइनल प्रिपरेटरी फेज के नाम से भी जानते हैं। इतना हमने अभी तक पढ़ा और इसके साथ साथ हमारा आई फेज पूरी तरह से खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे एम फेज की। एम फेज को डिविजनल फेज के नाम से भी जानते हैं। एम फेज को कौन सा फेज बोलते हैं? डिविजनल फेज के नाम से जानते हैं। इतना याद करते रहना, अगर इतना समझ गए हो, याद कर लिए हो तो आपका आई फेज पूरा खत्म हो गया, प्रिपरेटरी फेज खत्म हो गया। अब हम लोग एम फेज पे चल सकते हैं। ठीक है, एम फेज को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सिर्फ इतना सा याद करो, कोशिश करो, बार बार बता देते हैं एम फेज के बारे में। इसको कितने फेज में बांट दिया गया है? 2 फेज में। पहला है कैरियोकाइनेसिस, मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, और दूसरा है साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। कैरियोकाइनेसिस को फिर बांट दिया गया है 4 भाग में। कौन कौन से? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और लास्ट में आता है टीलोफेज। नाम याद कर लीजिए इसी सीक्वेंस में जैसे मैंने पढ़ाया है। इसके बारे में पूरा एम फेज हम लोग कल डिस्कस करेंगे। नाम बस सुनकर रखे रहे, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के टाइप प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और लास्ट में साइटोकाइनेसिस। एक स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो इसका, आपका पूरा चीज इसमें दिया हुआ है। G1 फेज के ऊपर लिखे हुए हैं यहाँ पे करेक्टर, G1 फेज के यहां से यहां तक G1 फेज है, यहां से यहां तक G1 फेज का लिखा हुआ है, यहां से यहां तक आपका G2 फेज के बारे में लिखा हुआ है, और ये जो लिखा हुआ है वो S फेज के बारे में लिखा है। ये G2 का ही है, ये G1 का ही है। तो आप देख सकते हैं सबके करेक्टर लिख दिए, सिंपल आपके पॉइंट वाइज। ऐसे ही पॉइंट वाइज आप याद रखेंगे इवेंट को, आपको याद रहेगा। यहाँ पर आपका आई फेज पूरी तरह से खत्म। नेक्स्ट क्लास में हम एम फेज डिस्कस करेंगे। थैंक यू।